This conference will now be recorded. बुनियादी तौर पर सिलेबस से रिलेटेड हेलो 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 जी, अब आ रही क्लियर? हेलो जी, अब आ रही है आवाज? इज इट क्लियर नाउ? जी, अब आ रही होगी आवाज सबको। ओके, सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो सी है, इसको आई कैप ने फर्दर ग्रिड्स में तकसीम कर दिया है पुराने सिलेबस की निस्बत, जिसकी वजह से आप लोगों का काम पहले से बेहतर और आसान हो गया पास करने का। सो कल भी हमने डिस्कस किया था, बट आई विल रिपीट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो सी हैं, ये पोर्शन एज इट इज है और इसके 20 से 30 नंबर आई कैप ने रखे हैं। उसके बाद जो आपके आईएफआरएस का एरिया था, उसको दो एरियाज में उसने तोड़ दिया है। एक आईएफआरएस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये एक स्पेसिफिक एरिया है जिसमें फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटीज और उनके ट्रीटमेंट की बारी है। और मजे की बात ये है कि इस एरिया में उसने 30 to 35 मार्क्स रखे हैं, विच इज क्वाइट हाई। और अगर एक स्पेसिफिक एरिया का आपको पता चल जाए कि यार 4-5 स्टैंडर्ड 30 से 35 नंबर कवर करते हैं, सो ऑब्वियसली वी कैन सर्टेनली वर्क हार्ड टू गेट दोज नंबर्स। ऐसे ही है जी। उसके बाद फिर उसने बाकी के आईएफआरएस जो से हैं वो अदर्स में डाल दिए, यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें आईएफआरएस 9 है, आईएस 32 है, आईएफआरएस 13 है, ठीक है। और फिर उसने आईएस 36 को भी वैसे डाला, लेकिन वो बहरहाल फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड नहीं है। तो अदर्स जो से हैं उसमें बाकी के सारे स्टैंडर्ड्स वो
25 से 30 नंबर के हैं। स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये 5 से 10 नंबरों का है। और नया एरिया है एथिक्स का। ये आप लोग FAR 2 में पढ़ के भी आए हैं, ऐसे ही है जनाब? क्यों सामा, बेरा, उमैर, फहद, सही कह रहा हूँ? सो ये वही एथिक्स का बेसिक एरिया है जो अब आई कैप ने उठा के CFAM में भी डाल दिया है। शायद उसको अंदाजा हो रहा है कि नई नस्ल में प्रोफेशनलिज्म का या अखलाकियात का फुकदान है, ठीक है? सो ऑब्वियसली दे आर वर्किंग कि जनाब इनको बार बार याद दिलाया जाए कि वो सिर्फ प्रोफेशनल इसलिए नहीं बने कि फहद अली ने कोई 20-25 लाख तनख्वाह लेनी है सिर्फ। जारी बात है कि अखलाकियात भी होती है, पैसा सब कुछ नहीं होता। तो ये एक रिमाइंडर है जस्ट एथिक्स का। एनीवेज, हमने फिर एक सीक्वेंस डिस्कस किया था और हमने कहा था कि जो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो किसी भी नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पे हमने बात की थी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अब छोटी कंपनी है, कम वसाइल है, तो उसके लिए लिमिटेड डिस्क्लोजर्स के साथ स्टैंडर्ड बने हुए हैं। इसी तरह बैंक्स हैं, बैंक्स के कुछ डिस्क्लोजर स्टेट बैंक के और उनके और बैंकिंग ऑर्डिनेंस के मुताबिक बनाए जाते हैं। सेम इज द केस विद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का अपना कानून है, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है। उसके अलावा जो आपकी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके लिए एसेट मैनेजमेंट रूल्स हैं। तो ये वो सेक्टर्स हैं आपके बिजनेस के जिनके कुछ खास कवानीन हैं जिनके तहत वो चलते हैं। तो उनकी कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आम मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, शुगर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इनसे कुछ फर्क हो जाती है। ठीक हो गया? तो बस उनको आई कैन कहा। बाकी ये चीज बार बार हर सेशन में मैंने क्लैरिफाई की कि जो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इसमें कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। आर वी ऑल क्लियर ऑन दिस? देयर इज नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इन दिस एरिया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सर फिर इसमें क्या है, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो अगेन इसमें टोटल वो रटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए इन माय ओपिनियन, ठीक है? यानी कि इस लेवल पे आके व्हाट यू हैव टू डू कि आपको वो तमाम डिस्क्लोजर्स बैंकों के, इंश्योरेंस कंपनी के, म्यूचुअल फंड्स के, ग्रेचुटी फंड्स के, SMEs के जो उनसे प्रैक्टिस करने हैं कि आपको पेपर में एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि भाई इसका नोट्स टू दी अकाउंट्स बना दें एज पर रेलेवेंट लॉ। एम आई क्लियर? तो ये बेसिकली फॉर्मेट्स हैं आपके CFAP की स्टडी टेक्स्ट में गिवन है। आपने सिंपली आई कैप के पास्ट पेपर्स को लेना है और उन नोट्स को एक पेपर पे 2-3 दफा हाथ से लिखकर बनाना है ताकि आपको जहन में थोड़ा सा फॉर्मेट बैठ जाए। और ये वो क्वेश्चन होगा जो पेपर में सबसे पहले किया जाना है। एम आई क्लियर? बिकॉज रट्टे को रिटेन करना मुश्किल होता है। सुबह सुबह 9 बजे बंदा फ्रेश होता है, 9:15 बजे तक 15 मिनट में पेपर पढ़ के आप उसको रिप्रोड्यूस करके ज्यादा बेहतर मार्क्स ले सकते हैं बनिस्बत पेपर के दरमियान में या एंड के प्रेशर टाइम में उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करके। आर वी ऑल क्लियर? यहां तक कोई सवाल? उसके बाद जोन सा है आपका जो रह गया एथिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है एथिक्स का। एथिक्स क्या है कि आपने इखलाकियात का जो है प्रिंसिपल्स पढ़े जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 आपके पास अवेलेबल हैं, वो आपके स्टडी टेक्स्ट में भी प्रिंट हुए हैं। तो आपने एक गिवन सिनेरियो में बताना है कि कौन कौन सा प्रिंसिपल ब्रीच हुआ है और उसमें अकाउंटेंट ने क्या करना है, ठीक है? तो ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपने इसके बारे में
क्या करना है। आर वी ऑल क्लियर? सो सिंपली ये एक प्रोफेशनल सिनेरियो होगा जिसको आपने बेसिकली एड्रेस करना है पेपर में, और इसको करना कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं होगा। लॉक कर दिया जाए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इसमें भी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि आपके जो प्रिंसिपल्स का ब्रीच है वो देखा जाएगा। आवाज आ रही है जी? बात समझ में आ रही है सबको? आ रहा है जवाब दे। जी जनाब। ओके, तो ये चीज आपने इंश्योर करनी है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कंसोलिडेशन का सवाल करना है। कंसोलिडेशन जो सा है आई कैप के मुताबिक, मैं आपको एक चीज और भी क्लियर कर दूं जो कल के ओरिएंटेशन में मैंने बताई थी और वो उसमें नहीं थी। एक ये कि इसकी जो टेस्टिंग का लेवल है वो T1 है। T1 है सबसे बेसिक टेस्टिंग। सो बेसिक टेस्टिंग में क्या है, आई कैप कहता है कि T1 में सिंपली आपने डेफिनेशंस या इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करना है। एम आई क्लियर? लेकिन आई कैप ये भी कहता है अब कि वो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी एक टॉपिक के मैक्सिमम जो मार्क्स आपको चार्ज कर पूछ सकेगा वो 8 है। ठीक हो गया? और एथिक्स जो सा है इसके बारे में उसने कहा है कि वो T2 लेवल होगा। T2 लेवल का मतलब ये है कि भाई आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। ठीक है? T1 एक बेसिक चीज है, आपने उसमें बुनियादी तौर पर कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि आपने जो है जो इंफॉर्मेशन है उसको रिप्रोड्यूस कर देना है। एम आई क्लियर? और एक मिनट, एक स्टूडेंट की बीच में आ रहा है सवाल में। ओके जी, अच्छा जी। सो एथिक्स जो है T2 का मतलब है कि ये बेसिक से थोड़ा एडवांस होगा। इसमें आई कैप मैक्सिमम 20 नंबर तक जा सकता है, लेकिन एथिक्स का क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स ही 10 हैं तो अंडरस्टूड है कि आई कैप इससे 10 नंबरों से ज्यादा आगे जा नहीं सकेगा। आर वी ऑल क्लियर? अच्छा, उसके बाद जो कंसोलिडेशन का सवाल आपने तीसरे नंबर पे करना है वो क्यों करना है? इसलिए कि कंसोलिडेशन का सवाल 20 से 25 नंबर का होता है, एक बड़ा सवाल होता है। लेकिन हम जो तरीकेकार सीखेंगे कंसोलिडेशन को करने का, वो इंशाल्लाह आपको इस काबिल बना देगा कि आप पेपर में ज्यादा मेहनत करेंगे तो 100% इन एनी के सॉल्व कर जाएंगे, नहीं तो 70 to 80% आप कंसोलिडेशन का सवाल इजीली कर लेंगे। क्यों? मुझे ये बताएं कि जब आप लोग पेपर में जाते हैं तो सबसे डिफिकल्ट चीज क्या होती है? वो ये होती है कि हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। ऐसे ही है, कौन सी वर्किंग पहले करूं, कैसे स्टार्ट करूं, ऐसे ही है। तो बहुत से सवाल में स्टूडेंट्स को पेपर में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि 5-10 मिनट इस चीज पे लग जाते हैं कि यार पहले केड़ी वर्किंग करा। एम आई क्लियर? ऐसे ही होता है। तो कंसोलिडेशन में वर्किंग का एक सेट पैटर्न होगा। हमें पता होगा कि हम कौन सी बुनियादी वर्किंग्स करके इस सवाल को स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर दिस रीजन कि हमें कंसोलिडेशन के केस में ये पता होगा कि हमने इस सवाल को शुरू कैसे करना है, तो दैट विल सेव अस टाइम एंड विल हेल्प अस टू गेट नंबर्स। आर वी ऑल क्लियर? अब जो कंसोलिडेशन है इसकी जो टेस्टिंग का क्राइटेरिया है वो T3 अपनी तरफ से उसने कहा है, बट ट्रस्ट मी कि जब आप लोग कंसोलिडेशन कर लेंगे तो ये T1 और T2 के आसपास की चीज होगी। ये बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की टेस्टिंग आपको कभी भी महसूस नहीं होगी। आर वी ऑल क्लियर जी? जहां तक कोई सवाल? ठीक हो गया जनाब? अब ये जो है
यार माइक को थोड़ा काइंडली बंद रखते हैं। माइक सिर्फ मेरा ही खुलेगा, नहीं तो ये इको प्रोड्यूस करेगा। अच्छा जी, उसके बाद हम T3 की बात करें तो T3 जो सा है, इसमें मैक्सिमम आई कैप कहता है एक सवाल 25 नंबर का हो सकता है। और हम हिस्टोरिकली देखें तो आई कैप पिछली काफी अटेम्प्टों से मिनिमम 25 नंबर तो पूछ ही रहा है कंसोलिडेशन के। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी हो सकती है, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो भी हो सकती है, इनकम स्टेटमेंट भी हो सकती है, और फॉरेन सब्सिडरी भी हो सकती है। आर वी ऑल क्लियर? भाई हाँ या ना में जवाब लाजमी दें, सो दैट मुझे आइडिया रहे कि आप लोग चीज को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने जो चौथा सवाल करना है वो करना है। अब पहले मैं कहता था कि जो सवाल छोटा वो पहले कर लें, लेकिन अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम इंशाल्लाह क्लास में इसको इस लेवल पे करेंगे कि आप इंशाल्लाह ताला इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इसकी टेस्टिंग का लेवल 2 है और मैक्सिमम 20 नंबर का सवाल आ सकता है। इसका मतलब ये है कि मैं एक्सपेक्ट करूं कि आई कैप एक से ज्यादा सवाल भी डाल सकता है IFRS फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के एरिया को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मिनिमम 30 लिखा हुआ है। मिनिमम 30 का मतलब ये है मेरे भाई कि T2 लेवल की टेस्टिंग है, कि एक अच्छी टेस्टिंग, नॉट एडवांस बट एक मीडियम टेस्टिंग। तो उसमें अगर वो मैक्सिमम 20 नंबर आपसे पूछ सकता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर उसने 30 नंबर्स पूछने हैं तो शुड आई से कि वो 4+5 करेगा? देयर आर चांसेस। हाँ, अब आपको एक चीज ये भी पता होगी कि पिछले कुछ टाइम से आई कैप एक मल्टी स्टैंडर्ड सवाल भी लाजमी पूछ रहा है। देखा है कभी किसी ने आई कैप का पास पेपर क्लास में आने से पहले? आई कैप पिछले 3-4 साल से ऐसे कर रहा है कि एक सवाल वो 20-25 नंबर का ऐसा रखता है जिसमें मल्टीपल स्टैंडर्ड्स होते हैं। ऐसे ही मेरे भाई, तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक कंप्लीट क्वेश्चन कम से कम 20 नंबर का होगा, और बाकी के 10 से 15 नंबर के लिए वो मल्टी स्टैंडर्ड का सहारा लेगा, जिसमें पार्ट 1 या 2 करके वो कुछ एरिया टेस्ट करेगा। आर वी ऑल क्लियर? ठीक हो गया? अच्छा जी, अब IFRS अदर्स यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी भी T2 लेवल की होगी, और जारी बात है कि पांचवा सवाल मोस्ट प्रोबेबली उसी चीज को कवर करेगा। लॉक कर दिया जाए। तो आई कैप आजकल 5 सवाल पूछ रहा है, और बहुत हो ज्यादा हो तो 6 पे चला जाता है। तो इसमें याद रखें कि आपके ये नंबर इस तरह बनते हैं, लेकिन इसमें आपने एक चीज और ज़हन में रखनी है, कंसोलिडेशन ये लाजमी है, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाजमी है, एथिक्स लाजमी है, मैंडेटरी है। ये 3 सवाल आप लाजमी देखेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अब एक सवाल लाजमी है, अदर का एक सवाल लाजमी है, लेकिन याद रखें कि आई कैप ने मैक्सिमम 65 to 75 नंबर्स आपके कहां से चेक करने हैं, ये और ये। ठीक है, बाकी के जो नंबर है 20 से 25 नंबर या 25 से 30 20 से 25 नंबर, वो कैफ लेवल पे जाएगा या जा सकता है। कैफ लेवल पे जो आप स्टैंडर्ड्स पढ़ कर आए हैं, आई कैप कहता है कि मैं उसकी टेस्टिंग कर सकता हूं, और उसमें भी किसी इंडिविजुअल स्टैंडर्ड या टॉपिक के वो मैक्सिमम 8 नंबर का सवाल आपसे पूछ सकता है। आर वी ऑल क्लियर? वो IS2 भी हो सकता है, IS8 भी हो सकता है, IS10 भी हो सकता है, IS37 भी हो सकता है। ठीक है, मेक सेंस? तो ये आपकी ग्रेडिंग है, ये आपकी उसने क्लासिफिकेशन की है, और इस पे हमने चलना है। ठीक हो गया? अब एक चीज ये कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ा हुआ है उनको मैं बता दूं
कि करंट सिलेबस और पुराने में सिर्फ ये फर्क है कि IAS 33 उसने आपके सिलेबस से फर्दर निकाल दिया है, तो इट्स नो मोर इन योर सिलेबस, ये अब कैप लेवल पे चला गया। गुड हो गया। और अगर आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखें तो उसमें मैंने ये बताया भी था कि IAS 33 अगेन ये कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफर नहीं करता। एम आई क्लियर? ये कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफर नहीं करता। अब हम एक स्टैंडर्ड्स का सीक्वेंस देखते हैं और आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, IAS 1, मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से, क्या IAS 1 कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफर करता है कि डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है? डिस्क्लोजर। ये बुनियादी तौर पर नाम ही इसका ये है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनानी है और बैलेंस शीट कैसे बनानी है, ऐसे ही मेरे भाई। सो IAS 1 इज बुनियादी तौर पर आपका डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है। ठीक हो गया। IAS 2, जी जनाब, ये डिस्क्लोजर क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफर करता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सबको ही पता है। NRV इसी पे पढ़ा ना आप लोगों ने, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ठीक हो गया। अब एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों ने समझ लेनी है। आपका जो AFR है या CFAP 1 जिसको हम कहते हैं, इसमें बुनियादी तौर पर वो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्लस प्रेजेंटेशन टेस्ट करता है। ठीक है, और ये मेन फोकस होता है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। अगर आप लोगों को एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस के ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड वाइज आते हैं तो आप इसको पास कर लेंगे। इसके बाद जो MSA 1 है वो बुनियादी तौर पर क्वालिटेटिव टेस्टिंग है, इसको हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव टेस्टिंग। क्वालिटेटिव जिसमें आपको अपनी जजमेंट और प्रोफेशनल जजमेंट और डिसीजन मेकिंग इस्तेमाल करके इस सवाल को हल करना होगा। तो डोंट वरी, MSA 1 क्वालिटेटिव है, इससे आपका भी वास्ता नहीं पड़ेगा। ICAP, CFAP में सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखिएगा। उसने बाकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए जो चीजें रखी है वो सेपरेट स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एथिक्स है, तो ऑलरेडी उसने 20 नंबर थ्योरी में डाल दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद IAS 7, ऐसे ही भाई। IAS 7 क्या है? ये भी डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है और इसमें आप डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड यूज करके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का कैश फ्लोज बना सकते हैं। लेकिन अब इसमें जो चीज है वो आपकी है क्या? कंसोलिडेटेड कैश फ्लो। ठीक हो गया। फिर IAS 8, IAS 8 आपका जो स्टैंडर्ड है, ये किस चीज का स्टैंडर्ड है भाई? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के डिस्क्लोजर का। क्या था इसमें? अकाउंटिंग एस्टिमेट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रायर पीरियड एरर्स, परफेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद IAS 10 है। IAS 10 पढ़ने के बाद आपको पता चला कि अगर एक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड खत्म भी हो गया है तो फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद होने वाले वाकयात का इम्पैक्ट आपको पिछले साल में भी लेना पड़ सकता है, ऐसे ही है। तो ये बेसिकली इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट का है। ये क्या ऑफर करता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।
आपको पता है इसमें दो तरह के चीजें होती हैं, एडजस्टेबल, नॉन एडजस्टेबल। आया याद? एडजस्टेबल इवेंट्स, नॉन एडजस्टेबल इवेंट्स। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद आपका है IS-12। ये आपको पता ही है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। ऐसे ही मेरे भाई। तो IS-12 FAR 2 लेवल पे भी बड़े अच्छे लेवल पे टेस्ट किया जाता है, लेकिन रिपोर्टिंग में भी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से उसी लेवल पे टेस्ट किया जाता है। 19-20 का फर्क होता है थोड़ा बहुत। अब उसने एक और खतरनाक काम शुरू किया है, वो ये कि 2-3 अटेम्प्टों पहले तक आई कैप हिस्टोरिकली IAS-12 का एक इंडिपेंडेंट सवाल पूछा करता था। अब आई कैप IS-12 को किसी भी नॉर्मल स्टैंडर्ड के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में घुसाना शुरू हो गया। मिसाल के तौर पे कंसोलिडेशन में पहले वो टैक्स नहीं चेक करता था, अब करता है। ऐसे ही है। तो ये बेसिकली इस वजह से है कि उसको पता है कि इस्माइल, उमैर, फहद ये अब एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, ये हमारी निस्बत, बिलाल साहब की निस्बत ज्यादा ज़हीन और इंटेलिजेंट हैं, तो इनसे इनके लेवल के मुताबिक सवाल पूछना चाहिए। ठीक है, तो बुजुर्गों का दौर चला गया जब हल्का हल्का पूछते थे। ऐसे ही है। देखिए हमारे दौर पे ना तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि आप घर और दफ्तर बैठे मोबाइल और लैपटॉप पे क्लास ले सकें, ना ऐसे टीचर होते थे। ठीक है, तो हम तो सेल्फ स्टडी करके पास होने वाले बच्चे हैं। टीचर भी गिनती के होते थे और वो भी एसेसेबल इतने नहीं होते थे अगर आप मेजर सिटी में नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चले तो IS-12 के बाद IS-16 आ जाता है भाई। तो ये सबको पता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्यों जी? मेक सेंस? ये तो सबको पता है, वही कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। उसके बाद IS-17 खत्म हो गया, IS-18 खत्म हो गया, IS-19। अच्छा, ये हमारे दौर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाला भी होता था, लेकिन अब आपके दौर में ये सिर्फ डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, भाई आप जो बेनिफिट्स, तनख्वाहें, बोनस, इंक्रीमेंट्स और लीव इनकैशमेंट, फिर ये ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड लेते हैं, या अदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, गोल्डन हैंडशेक स्कीम्स हैं, आपने उनको क्या करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, किसको इनकम में लेके जाना है, किसको वो। तो ये मोर और लेस अब डिस्क्लोजर का है, इसमें कोई ऐसा ट्रीटमेंट उस तरह नहीं है। ठीक है, बेसिक सा है। उसके बाद आपके पास IS-20 है, गवर्नमेंट ग्रांट्स का। ये ऑब्वियसली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये बताता है कि अगर गवर्नमेंट आपको पैसे दे आपके बिजनेस में तो आपने उसको कैसे ट्रीट करना है। ऐसे ही है। उसके बाद IS-21 है, ये भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ये बताता है कि अगर आप पाक रुपीस के अलावा किसी भी और करेंसी में कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन या इन्वेस्टमेंट करें तो आपने उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। ऑल इज वेल जी, आर यू फॉलोइंग? जी उसामा, आवाज आ रही है अब आपको? चले, गुड हो गया। अच्छा, उसके बाद IS-23 बोरिंग कॉस्ट, आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो इंटरेस्ट है, IS-23 पढ़ने से पहले नॉर्मली हम समझते थे कि इंटरेस्ट सिर्फ एक्सपेंस आउट हो सकता है। IS-23 पढ़ के हमें पता चला कि नहीं भाई, क्वालिफाइंग एसेट्स के ऊपर अगर आप कर्जा लेके पैसा लगाएंगे तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो कैपिटलाइज भी हो सकता है। ऐसे ही है। उसके बाद IS-24 है, ये रिलेटेड पार्टी, ये डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि भाई अगर एक पेरेंट सब्सिडरी के साथ ट्रांजैक्शन करे, या एसोसिएटेड से करे, या जॉइंट वेंचर से करे, या डायरेक्टर से करे, या एम्प्लॉइज के साथ करे,
तो आपने उन ट्रांजैक्शंस का स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना है। क्या लॉजिक होगी? जी सिराज, उसामा, इस्माइल, फाद, क्या कहता है आपका जहन? यार क्यों ये रिश्तेदारों से या कंपनी से अगर आप बिजनेस की डीलिंग्स करें तो क्यों ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बना के कह दिया कि नहीं जी नहीं उसके डिस्क्लोजर दें? एक्सीलेंट, बिल्कुल सही कहा मोहसिन। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि कहीं आप उनको कोई फेवर तो नहीं दे रहे। एडमन ने भी बिल्कुल सही कहा कि क्या उनको फेवर देते हुए कहीं आप मार्केट फेयर वैल्यू से कम पे तो नहीं दे रहे। ऐसे ही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। सो बीइंग ए प्रोफेशनल हमें ये रैशनल्स जो बुनियादी तौर पर लॉजिक्स हैं ये क्लियर होनी चाहिए। वेरी गुड। अच्छा जी, आईएस 26 में यहाँ पे नहीं लिखूंगा, वो डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है, वो स्पेशलाइज में चला जाता है। हम आते हैं आईएस 27। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का है, ये कंसोलिडेशन से रिलेटेड है। पेरेंट कंपनी के जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं अदर देन कंसोलिडेशन। आपको पता ही होगा कि पेरेंट जो सा है वो दो सेट ऑफ अकाउंट्स बनाता है। एक जिसपे सिर्फ वो अपने रिजल्ट्स दिखाता है, एक वो जिसपे वो सब्सिडरी के साथ कंबाइन करके कंसोलिडेटेड दिखाता है। ठीक है, तो जब एक पेरेंट कंपनी के पास एक सब्सिडरी आ जाती है तो वो आईएस 1 तो फॉलो करेगा, लेकिन वो कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स के आईएस 27 के तहत करेगा। ठीक हो गया, ये भी हम पढ़ेंगे। फिर आईएस 28, ये पूरा इक्विटी मेथड एक हम पढ़ेंगे। आईएस 28 मेरे भाई क्या है कि अगर आपके पास किसी कंपनी में 20% से लेकर 50% तक शेयर्स हैं तो फिर आपका पाला आईएस 28 से पड़ेगा। और अगर आप किसी भी कंपनी को किसी एग्रीमेंट के तहत दूसरी पार्टी के साथ मिलकर चला रहे हैं, ठीक है, कि वो और आप इंडिविजुअल फैसला नहीं कर सकते, मिलकर करेंगे। उसके बाद आईएस 29 भी मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, वो हाइपर इन्फ्लेशन है। अल्लाह हम सबको इन्फ्लेशन से बचा के रखे। मैं आज ही पढ़ रहा था कि तुर्की में इन्फ्लेशन ओवर द ईयर 36% है। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन के 11% पे हमारा जो एक बेचारा लोअर क्लास का सैलरीड पर्सन है वो बेचारा पिसा हुआ है, तो सोचें 36 पे तुर्कों का क्या हाल होगा 36 पे। ठीक है, सो बुनियादी तौर पर ये भी एक क्रिटिकल होता है, हाइपर इन्फ्लेशन होता है कि अगर 3 साल तक एक मुल्क में 100% इन्फ्लेशन रहे तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जिम्बाब्वे की मिसाल हम देखें तो शायद 10 अरब रुपए की एक डबल रोटी आती है। ठीक है, तो आपने डबल रोटी लेनी हो तो उन्होंने पहले गाड़ी भर के लेके जाना पड़ते थे नोटों के ताकि डबल रोटी ले सके, तो अब उन्होंने 10 अरब का नोट भी प्रिंट कर दिया हुआ है। ठीक है, बट बात वही है कि ये जरा पॉलिटिकल हो जाता है, लेकिन ये जिम्बाब्वे और ये जो वेनेजुएला या ईरान या तुर्की या इवन पाकिस्तान, आप सबको पता है कि ये वो मुमालिक हैं जिन्होंने आपकी जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनके आगे सरेंडर नहीं किया या एब्सोल्युटली नॉट या अड़ी करना शुरू कर दी, तो ये इन मुल्कों को सजाएं दी गई हैं। क्योंकि अदरवाइज आपको भी पता है कि तैयब उर्दवान जानबूझकर महंगाई तो नहीं कर रहा ना, वो क्यों चाहेगा कि उसके लोगों की हालत खराब हो। द थिंग इज कि जब आप एका करके यूरोपीय यूनियन और आपके जो अमेरिकन और कनेडियंस नॉर्थ अमेरिका वाले मिलकर जब वर्ल्ड इकोनॉमी में किसी और को आने ना दें और उसको कंट्रोल करते हो तो ये इश्यूज आते हैं। अभी तक मुझे बताएं कौन सा मुल्क है जिन्होंने उनके इस नेक्सस को तोड़ा कामयाबी से? सबको पता है उसका नाम? जी, किसने अभी तक दुनिया को? एक्सीलेंट, दैट इज आई लाइक मोर अबाउट न्यू जनरेशन। आप लोग माशाल्लाह, नहीं पाकिस्तान नहीं भाई, तौबा कर, चाइना। ठीक है, सो चाइना is the country which has become the sole supplier of the world.
उसने दुनिया को कहा कि यू हैव वन विंडो टू बाय एवरीथिंग। आप सुई से लेकर जहाज तक हमसे ले सकते हैं, रॉकेट तक ले सकते हैं। एम आई राइट? मतलब आप जिस तरह हाइपर स्टोर में जाते हैं तो अंडर वन रूफ आप यू कैन बाय एनीथिंग, सेम इज द केस विद चाइना। और फिर चाइना क्योंकि बल्क में बनाता है, सो दे आर एंजॉयिंग इन ट्रू सेंस इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। तो वो जो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल है, दे हैव फोर्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि अब अमेरिका भी उनसे इंपोर्ट बंद नहीं कर सकता, बिकॉज चाइना ने सुपर पावर बनने का सफर 2001 में शुरू किया, आज से फकत 20 साल पहले। और उसने चुप करके सिर्फ ये काम किया कि उसने हर मुल्क को कहा कि सर आप क्यों डॉलरों में फीसें तनख्वाहें दे रहे हैं, इतना महंगा बना रहे हैं, हम है ना खादम। सो उन्होंने यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से सारी इंडस्ट्री खत्म करवाई और चीप प्रोडक्ट्स की सप्लाई। मतलब बाइडेन जिस झंडे के साय में खड़े होकर तकरीरें करते हैं, वो झंडा भी चाइना से बन के जाता है, ठीक है। या आपका बोरिस जॉनसन जिस झंडे के थल्ले खड़ा होता है, तो वो भी पाउंड इधर पे होता है। वो अगर 12 या 12 पाउंड पर आवर अपनी लेबर को देता है, तो चाइना वही 1 पाउंड में उसको कहता है एला फट झंडा है भाई, रोल आना पा। सो दिस इज द थिंग। इंडिया को हम देखें तो इंडिया सोल सप्लायर नहीं बना, उसने एक बड़ा जबरदस्त काम किया, वो सिंपली आईटी में घुस गया। और उसका जो आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसपे आपने ऋतिक रोशन की एक मूवी भी देखी होगी जो कि एक ट्रू स्टोरी है। तो 1991 में मनमोहन सिंह ने जो रेवोल्यूशन का सफर शुरू किया, वो जौन सा है अब फल दे रहा है। आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं। आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नाउ ट्विटर, ठीक है, ये इन सब के सीईओज कौन है? इंडियंस। कहाँ के पढ़े हुए हैं? आईआईटी के, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर एग्जैक्टली इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट सऊदी ऑयल से एक्सीड कर गई है $260 अरब, क्योंकि कोविड के अरसे में। और आपकी कितनी है इंडिया के मुकाबले में? 1%। 2 बिलियन आपने लास्ट ईयर अचीव किया। यस, अब आप ग्रो कर रहे हैं आईटी में। जो आपका आईटी जो सॉफ्टवेयर एसोसिएशन है, सरप्राइजिंगली उन्होंने बताया कि हमें हर साल 1 लाख आईटी प्रोफेशनल्स की जरूरत है, जबकि हमें मार्केट से सिर्फ 25,000 मिल रहे हैं, और वो भी लो क्वालिटी के। सो यू कैन थिंक ऑफ इट कि इंडिया ने वो चीज पकड़ी जिसने लोगों को मजबूर कर दिया उसके आगे झुकने। इंडिया, इवन चाइना जो सा है, कहने को हम कहते हैं कि जी बड़ी आपस में दुश्मनी है, वो वादी गलवान में लड़ते फिर रहे हैं, ऐसे ही है। कौन बताएगा कि इंडिया और चाइना ने आपस में एक साल के अंदर कितनी तजारत की है 2021 में? खबरें नहीं पढ़ते? बिजनेस पढ़ा करें सियासत को छोड़ के। $100 अरब की, तो 100 अरब का उन्होंने आपस में लेन देन किया है। तो चाइना ने इकोनॉमी को अलहदा रखा है और दुश्मनी को अलहदा। हम बहुते सियाने हैं कि हमने दुश्मनी के चक्कर में सस्ता दवाइयों का रॉ मटेरियल, हमने ये प्याज टमाटर सस्ता जो मिलता था ऑफ सीजन में, वो सारा फाइल लगा दिया, ठीक है। तो याद रखें, दुनिया की फिलॉसफी क्या है? दुनिया की फिलॉसफी ये है कि वो हर मुल्क दूसरे मुल्क को मार्केट के तौर पे देखता है कि यार क्या इस मार्केट में कुछ बेचने या खरीदने का मुझे कोई फायदा है। दे आर नो मोर कंसर्न कि यहाँ पर मुसलमान है, शिया है, सुन्नी है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, इसराइली है, अरब है। दे आर नॉट कंसर्न। उनको ये पता है कि क्या आप मेरी चीज खरीद सकते हैं तो मैं आप में इंटरेस्ट लूं, ठीक है। अब ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर
सऊदीया नहीं है, अमेरिका खुद है। सेकंड एक्सपोर्टर कौन है? रशिया। सऊदीया तीसरे नंबर पे है ऑयल एक्सपोर्ट में अब, और उसका 70% ऑयल इंडिया खरीदता है। मुझे ये बताएं कि क्या कभी आप सोच सकते हैं किसी शेख का सिर इंडियन के आगे उठेगा? डोंट इवन थिंक अबाउट इट। यही इश्यू है। तो इस वजह से, और हम अभी तक जब देखते हैं तो हमारे उलमा हजरात सड़कें बंद करके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो हमारी तरक्की यही होती है कि सुबह उठते हैं तो पता लगता है कि जी आज फलानी जगह कंटेनर लग गए हैं, आज फलाना बिफर गया, आज फलाना हो गया, तो चुप करके कार बैठो। तो ये जो चीजें हैं हमने की हुई, इन लोगों को, सारी चीजों को आप लोगों ने ही आगे चल के ठीक करना है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बट यू नीड टू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप लोग ये जो मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि आप एक अच्छी स्टैंडर्ड की लाइफ गुजार सकें अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिलीज के लिए। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली तभी पॉसिबल है जब ये सारे फैक्टर्स आपके जहन में हो। ठीक हो गया? अच्छा जी, आगे चलें। उसके बाद IS 32, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक स्टैंडर्ड है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफर करता है। IS 33 ये डिस्क्लोजर का है, EPS का। ये अब आपके सिलेबस का हिस्सा CFAP में नहीं है। उसके बाद IS 34 ये डिस्क्लोजर का है। ये स्टैंडर्ड वहां पे अप्लाई होता है जहां पर लेस देन 12 मंथ के अकाउंट्स बने, यानी क्वार्टरली अकाउंट्स, हाफ ईयरली, ठीक है, या 9 मंथली। सो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स वहां पे पूरी करता है। IS 36 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आपको पता है, इम्पेयरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। IS 37 जी, सो IS 37 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रोविजंस का स्टैंडर्ड है। उसके बाद IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फिर IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। IS 41 ये एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल एसेट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फिर IFRS 1 डिस्क्लोजर, कोई भी कंपनी जब पहली दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के मुताबिक बनाएगी तो वो IFRS 1 फॉलो करेगी। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पर IS 1 तो वो है ना कि कंपनी अकाउंट्स बनाएगी तो ऐसे बनाएगी, बट IFRS 1 ये है कि कंपनी सपोज किसी लोकल स्टैंडर्ड्स या रूल्स के मुताबिक बनाती थी अब, और उस मुल्क ने अब IFRS अप्लाई किए तो वो क्या करे। इस तरह फिर IFRS 2 है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये स्टैंडर्ड कहता है कि अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज या सप्लायर्स को पेमेंट्स उनकी सर्विसेज या गुड्स की अपने शेयर्स या शेयर ऑप्शंस की सूरत में करे तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये गुडविल और बार्गेन परचेज। फिर IFRS 4 ये आपका पहले होता था इंश्योरेंस का, ये अब खत्म हो गया है, इसकी जगह IFRS 17 आ गया। ठीक है, उसके बाद IFRS 5 ये है डिस्पोजल का स्टैंडर्ड, कि अगर आप किसी एसेट को बेचने का इरादा कर लें या किसी सब्सिडरी को बेचने का इरादा कर लें या बेच दें तो फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है। फिर IFRS 6 ये स्पेशलाइज में चला जाता है, इसको लिखने का फायदा नहीं। ये बेसिकली है माइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। ये आप जब कोयला शोयला या वो करते हैं तो ये माइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड स्पेसिफिकली बात करता है। IFRS 7 ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के डिस्क्लोजर्स का स्टैंडर्ड है। IFRS 8 ये ऑपरेटिंग सेगमेंट्स
ये भी डिस्क्लोजर्स का है। एक कंपनी अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेचती है तो और वो हर प्रोडक्ट्स की अलग प्रॉफिटेबिलिटी निकालती है और उसको एनालाइज करती है, तो ये बुनियादी तौर पर स्टैंडर्ड उसको डील करता है। फिर IFRS 9 ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का बेसिक स्टैंडर्ड है। फिर IFRS 10 ये कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड है, ठीक है। फिर IFRS 11 ये आपका जॉइंट अरेंजमेंट्स, अगर दो लोग या दो कंपनियां मिलके कोई काम करना चाहती है, कोई कंपनी या बिजनेस करना चाहती है, वो किस तरह अकाउंटिंग करेंगी। IFRS 12 आपका ये कंसोलिडेटेड कंपनीज के डिस्क्लोजर्स का स्टैंडर्ड है, ठीक है। फिर IFRS 13 ये आपका फेयर वैल्यू मेजरमेंट का स्टैंडर्ड है। आपने जो फेयर वैल्यू पढ़ी है, वो कैलकुलेट या मेजर कैसे करनी है, ये उसका स्टैंडर्ड है। फिर IFRS 14 लिखने का फायदा नहीं, ये रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स का स्टैंडर्ड है। ये गवर्नमेंट जो सब्सिडीज देती है ये उससे डील करता है। उसके बाद आपको पता है दो स्टैंडर्ड, IFRS 15 रेवेन्यू का कि आपने इनकम कैसे बुक कर दी है, और IFRS 16 लीजेस का। फिर IFRS 17 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो उसका भी अभी रेलेवेंसी नहीं है। ठीक हो गया। तो भाई जी कितने हो गए स्टैंडर्ड? काफी हो गए। अच्छा, अब आपके जो क्या बेसिकली CFAP लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं, हम उसको देखते हैं। एक है IS 7 IS 7 है, इसमें आपने कंसोलिडेटेड कैश फ्लो बनाना सीखना है। IS 12 है, ये ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है। IS 7 भी आपने पढ़ा हुआ है। तो द गुड थिंग कि ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं, तो यू हैव अ फेयर आइडिया। हमने सिर्फ उस पर आगे चलना है। फिर IS 19 है, ये डिस्क्लोजर का है। फिर IS 21 है। अच्छा, उसके बाद ये जो IS 24 है, ये डिस्क्लोजर का है। बड़े एप्सिस सिंपली आपके इन्हीं स्टैंडर्ड्स को आप जब गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई कर दें तो वो एप्सिस कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट अक्रूवल अकाउंटिंग पे चल रही है तो ये आपके स्टैंडर्ड एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कैश बेसिस पे है तो आपका इनकम एंड रिसीट अकाउंट बनेगा, बस ये है। उसके बाद IS 27 है। फिर IS 28 है। फिर IS 32 है, 33 खत्म हो गया है। ये है आपका IS 34, ये आपका IS 36 है। फिर आपका जो है IS 40 है, ठीक है। नहीं सॉरी, आपका IS 40 भी सिलेबस से खत्म कर दिया उसने, ठीक है। तहजीबा कह रही हैं वॉइस का इशू। अच्छा, तहजीबा को काइंडली मैसेज करें कि उसने जो माइक्रो ये है ना कंप्यूटर ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया वॉइस का, उसे माइक्रोफोन पे कन्वर्ट करें, ठीक है। मैं जरा आप बोल रहा हूँ तो आप काइंडली टाइप करके उसे बता दें। तो भाई जी IS 40 भी आपके सिलेबस से निकल गया है। IS 41 भी जा चुका है। ये जो उनसे हैं स्टैंडर्ड, ये मैंने लिख तो दिया था। IFRS 1 ये इसका फायदा कोई नहीं, ये वो स्पेशलाइज्ड में फॉल करता है। फिर आपका 11 नंबर ये हो गया। फिर ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ये 12 हो गया। फिर ये 13, ये है सही लेकिन ये डिस्क्लोजर का है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। फिर IFRS 11 आ गया। फिर आपके पास जो है ये भी डिस्क्लोजर्स का है लेकिन सिलेबस का हिस्सा है 19। फिर ये 20 और 21, तो टोटल बनते हैं
21, ठीक है। लेकिन अब हम इसको कैसे क्लियर करेंगे कि IS 1 पढ़ा तो हुआ ना आप लोगों ने, IS 7 सॉरी, तो इसमें कंसोलिडेशन का तड़का लगाना है। मेक सेंस? IS 12 आप लोग ठीक ठाक पढ़ के आए हैं ऐसे ही मेरे भाई, क्यों जी, सही कह रहा हूं? अच्छा, अब जो बिल्कुल नए स्टैंडर्ड आपने पढ़ने हैं वो है एक IS 19, फिर IS 22 या 21 सॉरी। अच्छा, इसको मैं काउंट नहीं करता, ये तो भी हो जाएगा, ये तो डिस्क्लोजर का है, इसको ये भी कोई इशू नहीं है। ये नया स्टैंडर्ड है आपका, ये नया स्टैंडर्ड जो आपने पढ़ना है, और ये नया स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद ये भी फारग है, ये भी डिस्क्लोजर का है, ठीक है जी। उसके बाद 5 और ये 6 आ गया, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये 7वां है आपका, और ये भी आप पहले पढ़ कर आए हैं, ठीक है। उसके बाद ये 8वां जो बिल्कुल नए सिरे से पढ़ना है, ये डिस्क्लोजर का है, इसको छोड़ दें, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आप पहले पढ़ कर आए हैं, ये बिल्कुल बेसिक सा है। ये भी डिस्क्लोजर का है, ये भी बिल्कुल बेसिक सा है, और ये भी आप पहले पढ़ कर आए हैं, ऐसे ही है। लेकिन बहरहाल ये एडवांस लेवल पे पढ़ा जाना है, इसलिए मैं इसको काउंट कर लेता हूँ। तो टोटल 13 स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिनमें मैं आपको ये कह सकता हूँ, वैसे तो लीज भी शायद आपने पढ़ा हुआ है, ऐसे ही है। तो आपकी ये जो बेसिक्स इससे ऊपर चल रही हैं, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि 12 से 13 ऐसे स्टैंडर्ड हैं जिसपे आपको फोकस करना है। तो क्या ये अच्छी बात नहीं कि 12-13 स्टैंडर्ड्स को हम एफर्ट करें तो हम पेपर ही पास कर सकते हैं? डू यू थिंक इट्स रियली हार्ड टू डू सो? ठीक है, हाँ जी, इट्स नॉट दैट हार्ड। आवाज आ रही है जी सबको? उमैर, माइक्रोसॉफ्ट, मोहसिन, इस्माइल, रमीज, सराज, तहजीबा, और उमर, और एडमन, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर एरिया है आपका, ठीक है। अब लेते हैं 15 मिनट की ब्रेक, और 8-10 पे हम रिज्यूम करेंगे क्लास, और फिर हम आगे छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स देखेंगे। तो लेट्स टेक अ ब्रेक। This conference will now be recorded. ओके जी, सो एनी क्वेश्चन? आई होप कि अब हमें बड़ा क्लियर आइडिया होगा सबको कि हमारा सिलेबस क्या है। हमने इवन पेपर में क्वेश्चंस किस सीक्वेंस में करने हैं, उनकी वेटेज क्या है, उनके टेस्टिंग लेवल्स क्या हैं, और बुनियादी तौर पर जो नई नॉलेज है वो आपके पास सिर्फ 10 से 12 स्टैंडर्ड हैं जिसमें आपने कुछ नया सीखना है। नहीं तो आपके पास बाकी के स्टैंडर्ड्स के लिए एक बुनियादी इंफॉर्मेशन मौजूद है जिस पे आपने आगे प्रोसीड करना है। एम आई राइट जी? ठीक हो गया। अब टू स्टार्ट विद, जिस तरह मैंने कहा कि हमने यहाँ पे देखा, तो हम एक स्टैंडर्ड आज पकड़ेंगे पहले, IS 24। अच्छा, IS 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। अब रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, हमें सबको पता है कि अगर एक कंपनी है P और उसके पास दूसरी कंपनी S के मोर देन 50% शेयर्स हैं, तो वो उसकी सब्सिडरी है। क्यों जी? वो उसकी सब्सिडरी है। सो SP की सब्सिडरी है,
तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर कंपनी के 100 में से 50 से ज्यादा शेयर्स पी के पास हैं तो यार पी एस को कंट्रोल करता है, एस पी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो शेयर होल्डर्स ज्यादा जिसके पास शेयर्स हैं तो जाहिर बात है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसकी रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा होगी, ऐसे ही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि पी और एस आपस में रिलेटेड पार्टीज है? क्यों जी? इस्माइल, एडमन, सिराज, रमीज, अबीरा जी, ऐसे ही है। बिल्कुल। इसी तरह अगर एक कंपनी है पी और उसके पास दूसरी कंपनी के ए के 20% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं, तो हमने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा है और पहले भी पढ़ा होगा अ, कि अगर 20% शेयर्स हों तो ये कोई थोड़े शेयर्स नहीं है। 20% शेयर्स वाला बंदा नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होता है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए मोर देन 50% शेयर्स चाहिए। क्यों रमीज, ऐसे ही है? अगर आपके पास किसी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स हैं तभी आप अपनी मनमानी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 50% से कम शेयर्स हैं तो आप उस कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी की ऑपरेटिंग पॉलिसीज, फाइनेंशियल पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम रोला तो डाल सकते हैं ना। जब आप उधर बैठे हैं और एक पॉलिसी अपनाई जा रही है, अडॉप्ट की जा रही है, प्रेजेंट की जा रही है, आपको नहीं पसंद, माना कि आप उसको इम्प्लीमेंट होने से रोक नहीं सकते, शोर तो डाल सकते हैं ना। क्यों जी? तो वो कंपनीज जो सिर्फ रोला डाल सकती है उनको हम एसोसिएटेड कंपनीज कहते हैं। लेकिन बहरहाल रोला डालने से कम से कम हम कौमी असेंबली की तरह अपनी प्रेजेंस तो बावर करा देते हैं ना अगले को। तो इसका मतलब ये है कि अगर एसोसिएटेड कंपनी जो सी है वो भी आपस में रिलेटेड पार्टीज है। इसी तरह अगर एक कंपनी है पी और वो एक कंपनी जे को किसी और पार्टी के साथ मिलकर कंट्रोल करती है, जिसमें हम जॉइंट अरेंजमेंट कह सकते हैं, तो वो भी रिलेटेड पार्टीज है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है कि सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट अरेंजमेंट जो सा है, ये तीनों सिनेरियोज में कंपनीज आपस में रिलेटेड पार्टीज कहलाएंगी। और इन दैट केस इन रिलेटेड पार्टीज के दरमियान होने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आना चाहिए। फिर ये तो बात होगी कंपनीज की। अब हम बात करते हैं इंसानों की। तो भाई अगर एक बंदा इसमें भी डायरेक्टर है, इसमें भी डायरेक्टर है, या इधर और इधर दोनों जगह डायरेक्टर है, तो इसका मतलब है कि वो कंपनीज आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं। क्योंकि बहरहाल डायरेक्टर का एक रोल होता है। फिर ये भी है कि एक बंदा यहाँ पे डायरेक्टर है और उसकी बीवी या बच्चे या रिश्तेदार इस पे डायरेक्टर है, तो इवन देन दे विल बी कंसिडर्ड रिलेटेड पार्टीज। उसके अलावा अगर रमीज जोन सा है वो सीएफओ है कंपनी का, तो जाहिर बात है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट में वो फुली इन्वॉल्व है और उसकी एक ऑटोनॉमी है और उसका एक कंट्रोल है। तो अगर कंपनी उसको भी कुछ देती है जिस तरह उसको सैलरी या बेनिफिट्स, तो वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज ए रिलेटेड पार्टी। तो बेसिकली कोई भी ऐसा शख्स या कंपनी जो किसी कंपनी में कंट्रोल या इन्फ्लुएंस रखता हो वो रिलेटेड पार्टी है और उसका एक डिस्क्लोजर देना जरूरी है। एम आई क्लियर? तो ये आपका जो 2 पेज का स्टैंडर्ड था वो बुनियादी तौर पर सिर्फ यही डिस्कशन करता है कि रिलेटेड पार्टी। लेकिन अब मैं आता हूँ उस चीज पे ये सारा डिस्कस करके कि मेरे पास स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे इंडस्ट्री से या प्रैक्टिस में एक सवाल बड़ा पूछते हैं
इसका पता है, डायरेक्टर्स लोन, नाम तो सुना होगा। हमें ऑडिट के दौरान प्रैक्टिकल लाइफ में, प्राइवेट कंपनीज में नॉर्मली ये एक बड़ी कॉमन चीज नजर आती है कि डायरेक्टर ने कंपनी को लोन दिया होता है। जब आप मैनेजमेंट से सवाल पूछते हैं कि भाई जी इस पे इंटरेस्ट कितना है, वो कहते हैं जी ये इंटरेस्ट फ्री है, ऐसे ही है। फिर आप पूछते हैं अच्छा यार कितने सालों के लिए दिया, वो कहते हैं जी टाइम कोई नहीं है, ठीक है, मेच्योरिटी कोई नहीं है, ऑन डिमांड है, जब कंपनी का या दिल चाहेगा या डायरेक्टर मांगेगा तो दे देंगे, ऐसे ही है। अब बुनियादी तौर पर ये जो लोन शोन है ना, ये सारे फॉल करते हैं IFRS 9 के डोमेन में, फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डू यू रियली थिंक कि IASB ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो ऐसी ट्रांजैक्शंस को कैटर फॉर कर सकते हैं, या मैं आपसे इस तरह पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है कि इस ट्रांजैक्शन की कोई इकोनॉमिक सेंस है, कि वो कौन सा फरिश्ता है जिसने करोड़ों रुपया कंपनी को दे दिया कि भाई ना मुझे सूद चाहिए, ठीक है, कि कब्र में अजाब होगा, और जब तेरा दिल करे दे दें यार। क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? क्यों, कोई रैशनैलिटी बनती है? नहीं। सो होता मेरे भाई ये है कि ये डायरेक्टर लोन्स IFRS 9 में फॉल नहीं करता। क्यों? IFRS 9 कहता है कि डायरेक्टर लोन कंपनी की लाइबिलिटी है मेरे भाई, तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। तो IFRS 9 हम डिटेल में पढ़ेंगे रमीज, तो बहुत सी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। बट यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझाने के लिए कि डायरेक्टर ने पैसे दिए कंपनी को, कंपनी ने वापस करने तो लाइबिलिटी के तौर पे ही दिखाएगी ना, ऐसे ही है। अच्छा, अब वो लाइबिलिटी के तौर पे दिखाएगी तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी IFRS 9 में फॉल करती है। हम जब IFRS 9 खोलते हैं तो IFRS 9 कहता है कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी को आपने एमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे मेजर करना है। एमोर्टाइज्ड कॉस्ट होती है प्रेजेंट वैल्यू, वो लीज की निकालते हैं ना प्रेजेंट वैल्यू आप, सूद के बगैर। तो अब अमोर्टाइज कॉस्ट अगर मैंने निकालनी हो रमीज, तो यार अमोर्टाइज कॉस्ट के लिए तो मेच्योरिटी का होना जरूरी है ना। मुझे पता तो हो कि 3 साल पे मैंने डिस्काउंटिंग करनी है, 5 साल पे करनी है, 10 साल पे करनी है, कैसे करनी है। तो अगर एक लोन की मेच्योरिटी ही नहीं डिफाइन, तो क्या मैं अमोर्टाइज कॉस्ट निकाल सकता हूँ मेरे भाइयों? नहीं निकाल सकता भाई, मैं कोई फिलोसफर तो नहीं है, हम तो अकाउंटेंट है, हम कौन से मैथमेटिशियन, नहीं निकल सकती भाई। इसका मतलब ये हुआ कि सर जी IFRS 9 के तहत फाइनेंशियल लायबिलिटी है, बट अमोर्टाइज कॉस्ट नहीं निकल सकती। फिर आप कहते हैं जी फेयर वैल्यू निकाल दें, तो कहते हैं जी मार्केट में इस तरह का तो लोन कोई देता ही नहीं है, है कोई देता लोन कि भाई जी ना मुनाफा दे मैनू ना, है बस रखी रखो। तो टेक्निकली ISP के सारे स्टैंडर्ड जोन से हैं, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उन ट्रांजैक्शंस के बताते हैं जिनकी इकोनॉमिक सेंस है। तो इसकी कोई इकोनॉमिक सेंस है? इसकी कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं है। तो फिर लिमिटेशन ये आती है कि हम डायरेक्टर लोन्स को उसकी कैरिंग अमाउंट पे खड़ा करके बैलेंस शीट में, तो हम क्या करते हैं, हम रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड लगा के डिस्क्लोज कर देते हैं कि भाई जी ये एक विदाउट मेच्योरिटी इंटरेस्ट फ्री लोन है, ऐसे ही है। और कंपनी की मर्जी होती है
कि वो कहती है कि नहीं जी क्योंकि इसको फिर अलबत्ता एक काम ये करते हैं, वो कोशिश करते हैं जो क्या नाम है अल्लाह भला करे, ऑडिटर्स, वो फिर कंपनी को तंग करने के लिए कहते हैं कि ठीक है अगर इसकी मेच्योरिटी नहीं है तो ये फिर ऑन डिमांड पेएबल है, तो ऑन डिमांड पेएबल है तो मैं फिर आपकी करंट लाइबिलिटी में डिस्क्लोज करूंगा। ऐसे ही है, जब वो करंट लाइबिलिटी में ले जाता है तो कंपनी सिर्फ ये देखती है कि आया उसकी करंट रेशियो तो आउट नहीं हो रही, तो अगर उसकी करंट रेशियो आउट ना हो रही हो तो वो कहता है ठीक है यार इसको डाल दो करंट लाइबिलिटी में, मुझे क्या है। लेकिन अगर करंट लाइबिलिटी आउट हो रही हो तो कंपनी पता क्या करती है, कंपनी उसको दिखा देती है डिपॉजिट फॉर शेयर। तो जनाब ये तो डायरेक्टर ने पैसे दिए हैं तो हमने इसको फ्यूचर में इसके अगेंस्ट शेयर्स इशू करने। मेक सेंस। करंट रेशियो बेटे बैंकों की रिक्वायरमेंट होती है कि करंट रेशियो 1 हो, करंट एसेट्स बामुकाबला करंट लाइबिलिटीज। कुछ आया याद? करंट रेशियो क्या होती है? करंट रेशियो होती है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो करंट एसेट्स अगर आपकी लाइबिलिटी से ज्यादा हो तो आपकी कंपनी सेफ है। ठीक है, और अगर आपके करंट एसेट्स कम है लाइबिलिटीज ज्यादा है तो इसका मतलब कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में है। ठीक है, तो अगर डायरेक्टर्स लोन करोड़ों रुपए का है और वो शेयर आप उसको कर देते हैं, 1 to 1 भी हो तो चल जाती है, 1 to 1 चलती है नॉर्मली। 2 to 1 कोई भी कंपनी नहीं दिखाती। देखें कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स भी तो छुपाने होते हैं ना, तो कंपनियां इसको नॉर्मली 1 to 1 के पास ही रखती हैं बस। 1.2 कर देंगी, 1.1, 1.3 बस, इससे ऊपर नहीं जाने देती। बाकी आप लोग ऑडिट पे पार्टनर के साथ मिलकर कर ही लेते हैं काम। पार्टनर ने भी तो नई गाड़ी लेनी होती है यार, उसे भी नए मॉडल लुभाते हैं, उसका भी दिल करता है उसके पास आईफोन हो। छोड़ा करें यार, ऐसी बातें ना पूछा करें। ठीक है, तो डिपॉजिट और शेयर भी मैंने बता दिया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत डाउन द लाइन जाके आपको भी याद आ जानी, फिर आपने मुझे रात को 10 बजे मैसेज कर देना कि सर जरा ट्रीटमेंट बता दें क्लाइंट पे फंसा हो। तो ये मैंने अब बता दिया, अब ये लेक्चर आपने सुन लेना अगर मुश्किल पड़े। ठीक हो गया जी? ओके जी, आगे अब हम चलते हैं। तो हमारा जो दूसरा छोटा सा स्टैंडर्ड आज का आखिरी है वो IS 34 है। ये होता है इंटरम। जिस तरह इंटरम गवर्नमेंट आती है तो इस तरह इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कंप्लाई करती है तो आप सबको पता है कि आपने 3 महीने, हर 3-3 महीने बाद के अकाउंट्स इशू करने हैं। ऐसे ही मेरे भाई? हाँ जी, जिन पे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्लाई होता है ना, वही मैं कर रहा हूँ, लिस्टेड कंपनी। ठीक है, अब तो भाई इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब होता क्या है, सिंपल समझने वाली बात वो ये है कि जो इसको हम कहते हैं इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसलिए कहते हैं कि हम इसमें वो सारे डिस्क्लोजर्स नहीं देते जो हम 12 महीने के सालाना अकाउंट्स में देते हैं, बिकॉज इन अकाउंट्स का रिव्यू होता है, ऑडिट नहीं होता। ऐसे ही है, तो इसमें आप वो कहते हैं कि ज्यादा पैसे और टाइम ना खपाएं, आप बस लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन के साथ इनको छाप दें। आप जो कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं रमीज, उसमें जो इनकम स्टेटमेंट होती है जिसको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अब कहा जाता है, तो जब 3 महीने की बनती है तो क्या होता है कि आप सपोज 1 जनवरी, तो आप 1 जनवरी से 31 मार्च तक के क्वार्टर के अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक हो गया, लेकिन जब आप 6 महीने पे जाते हैं तो आप क्या करते हैं, इसमें ये भी चीज मैं बता दूं आपको कि ये सपोज 2022 है, तो इसके कंपैरेटिव में आप क्या बनाएंगे रमीज, आप पिछले साल के भी उसी क्वार्टर के अकाउंट्स दिखाएंगे P&L में। ठीक हो गया? ठीक है,
उसके बाद जब आप 6 महीने के अकाउंट्स बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप 4 कॉलम रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही बस एक पॉइंट स्टैंडर्ड में समझने वाला है, वो ये कि आप 1 जनवरी से 30 जून तक का एक कॉलम बनाएंगे और 1 अप्रैल से 30 जून, यानी 3 महीने ये और 6 महीने टोटल ये दिखाएंगे। और फिर पिछले साल के लिए भी आप यही करेंगे, ये 2022, तो 1 टू 30 जून और फिर 1 अप्रैल टू 30 जून। आर वी ऑल क्लियर जी? और इसी तरह 9 मंथ्स के भी इसी तरह बनेंगे। तो आप उसमें क्या करेंगे, 1 से 30 सितंबर और फिर ये होगा 1 जून से 30 सितंबर। आर वी ऑल क्रिस्टल क्लियर? बेटा इस वजह से कि इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं क्वार्टरली, ठीक है? तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो पहला जो क्वार्टर होता है उसमें तो 3 महीने के होते हैं, लेकिन दूसरे में आपने दूसरा क्वार्टर प्लस क्यूमुलेटिव 6 महीने ये दिखाना होता है। और फिर उसके बाद आपने तीसरा क्वार्टर जो 3 महीने का होता है प्लस 9 मंथ्स के क्यूमुलेटिव अकाउंट दिखाने होते हैं। जी इस्माइल क्लियर? जी रमेश, मेक सेंस? तो आपने क्वार्टर की परफॉर्मेंस दिखानी है बेटा। मैं सिंपल ये कह, देखिए आपका 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने हैं। उसके बाद अगले 3 महीने के रिजल्ट्स आपने दिखाने हैं, तो वो 1 अप्रैल से 30 जून तक होंगे ना। लेकिन उसके साथ साथ स्टैंडर्ड कहता है कि मुझे 1 जनवरी से फिर 30 जून तक के भी रिजल्ट्स बताएं, यानी इस क्वार्टर को ऐड करके इस क्वार्टर में वो भी दिखाएं। सिंपल ये। और इसी तरह जब आप थर्ड क्वार्टर में जाते हैं, 9 मंथ्स में, तो वो कहता है कि 1 जून से 30 सितंबर तक तो दिखाना है, लेकिन मुझे 1 जनवरी से 30 सितंबर तक के भी क्यूमुलेटिव 9 मंथ्स के रिजल्ट्स भी दिखाएं। आर वी ऑल क्लियर जी? बात समझ में आ गई? तो बुनियादी तौर पर पहले क्वार्टर में 2 कॉलम होंगे करंट ईयर का और कंपैरेटिव, लेकिन यहाँ पे 4 कॉलम हो जाएंगे क्वार्टर क्वार्टर का भी और क्यूमुलेटिव का, ठीक है? अब इसके अलावा अगर हम बैलेंस शीट में जाएं तो जो मर्जी क्वार्टर आए, मतलब 1 जनवरी हो, 1 अप्रैल हो, 1 जुलाई हो, तो ये इसी चलेगा कॉलम इस तरह। और कंपैरेटिव होगा 31/12 का 2021 का। सो बैलेंस शीट के केस में आपका कंपैरेटिव सिंगल कॉलम होगा और वो इसी तरह चलेगा। स्टेटमेंट और करंट ईयर भी आपका सिंगल कॉलम होगा और बस क्वार्टर वाइज। क्यों? उसकी क्या वजह है? जवानों, इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड होती है, वो 3 महीने की पूरे रिजल्ट्स होते हैं। बैलेंस शीट उस स्पेसिफिक दिन की होती है। ऐसे ही है कि भाई 31 मार्च को कितने एसेट्स और लायबिलिटीज थे, 30 जून को कितने एसेट्स और लायबिलिटीज थे, और 30 नवंबर को। आर वी ऑल क्रिस्टल क्लियर? तो बैलेंस शीट में एसेट्स क्योंकि किसी स्पेसिफिक डे के होते हैं, तो आप उसमें सिंगल कॉलम रखेंगे। तो पहले क्वार्टर में ये 31 मार्च हो जाएगा, ये 30 जून हो जाएगा और ये 30 नवंबर, ठीक है? लेकिन कंपैरेटिव सेम रहेगा। कंपैरेटिव पिछले साल का क्लोजिंग ही रहेगा, वो इस तरह क्वार्टरली चेंज नहीं होगा। आर वी ऑल क्रिस्टल क्लियर? उसकी लॉजिक ये है कि वो सिर्फ ये बताता है कि 31 दिसंबर के बाद हर क्वार्टर में आपके एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या चेंज आए, वो ज्यादा मीनिंगफुल है, ना कि पिछले साल के क्वार्टर में क्या थे। ऐसे ही है, जबकि परफॉर्मेंस इज ए डिफरेंट थिंग।
वो आपने देखना है कि आपकी सेल परचेज प्रॉफिटेबिलिटी पिछले साल में क्या थी और अब क्या है। मेक सेंस। उसके बाद जो आपका अल्लाह भला करे कैश फ्लो है, वो भी सिंपल इसी तरह चलेगी कि आपकी जो कैश फ्लो है वो पूरे क्वार्टर 3 महीने की कैश फ्लो है, तो कंपैरेटिव में 3 महीने की कैश फ्लो, यानी 2 कॉलम्स, ये सॉरी 21। अगर 6 महीने की कैश फ्लो है तो पूरी 6 महीने के आपने अकाउंट्स बना के कैश फ्लो बना देने, और कंपैरेटिव भी इसी तरह 9 मंथ्स। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपने कैश फ्लो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने की कंपैरेटिव और करंट ईयर की बनानी है, ठीक है, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। बैलेंस शीट में याद रखें कंपैरेटिव फिक्स है, ठीक है। और इसी तरह जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है वो भी आपकी इसी तरह चलेगी। अब इस चीज को समझना कैसे है, आपने होमवर्क में क्या करना है, किसी भी लिस्टेड कंपनी, निशात के अकाउंट्स ले लें, कोई भी किसी बैंक्स के अकाउंट्स देख लें, तो आपने 3rd, 6 मंथ और 9 मंथ्स क्वार्टरली रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है और इन डिस्क्लोजर्स को देख के समझ के आना है। एम आई क्लियर? ऑल इज वेल? तो वो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो वो क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया? तो जनाब ये अब आप देखें आपके सिलेबस में से ये जो थे 2 स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर्स के, ये तो निकल गए। ठीक हो गया भाई जी? अब कल हम क्या करेंगे, कल हम स्टार्ट लेंगे कैफ लेवल के स्टैंडर्ड्स का, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि आप लोगों की पुरानी नॉलेज को फ्रेश किया जाए और उसको एक इक्वल लेवल पे लाया जाए, ताकि आप बच्चा लोग सारे बिल्कुल स्टार्ट होके चले, तका ना खाए, धक्का स्टार्ट ना हो। ठीक हो गया जी? So with this, we will end today. Inshallah, we will meet tomorrow at 7 p.m. sharp. ठीक है? और अपने फ्रेंड्स और कुलीग्स को बताएं क्लास के एक्सपीरियंस के बारे में। ऑब्वियसली आप पाकिस्तान के पहले ऑनलाइन टीचर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पैक से मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी। आई एम द पायनियर टीचर ऑफ ऑनलाइन क्लास। ठीक है? तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला रिपोर्टिंग का लेक्चर भी ऑनलाइन मैंने ही दिया था। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जिस टीचर का तजर्बा ऑनलाइन का पढ़ाने का हो, तो यू कैन कंपेयर एनी टीचर, तो आपको अप्रोच का फर्क नजर आ जाएगा। ठीक है जी? सो उसी कंफर्ट से आपकी लर्निंग भी ज्यादा होगी। सो वी विल मीट टुमारो इंशाल्लाह जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बेटा मैं वाइस प्रिंसिपल था पैक का जाफर साहब के साथ।